हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आज हम लोग बहुत शानदार तरीके से इकोनॉमिक्स को डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th को। आई होप सो पिछले एक दो दिनों से वीडियो नहीं आ पा रहा था क्योंकि थोड़ा साउंड में प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसको हम लोगों ने क्लियरिफाई करी है। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि साउंड अब कैसा आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है, ठीक है, ताकि हम लोग आगे इसी तरीके से प्रोसीड कर पाए। तो जैसे कि मैंने वादा करा था कि पूरे साल जो होगा वो इकोनॉमिक्स को या फिर बिजनेस स्टडीज को या फिर कॉमर्स को, चाहे वो इकोनॉमिक्स को, ठीक है, या फिर बोला जाए कि आपका अकाउंट्स को, उन सब सारे एक तरीके से सब्जेक्ट्स को हम लोग पूरे 12 महीने मतलब एक तरीके से आपके एग्जाम तक कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं वो देख लेते हैं जल्दी से। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका पार्ट 3 है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। और वो भी कौन है? इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेकर 1990 तक। हम लोगों ने समझा था और पढ़ा भी था कि 1950 से लेकर 1990 में किस तरीके से फर्स्ट वाले पार्ट में, अगर आप लोगों को बात करूं मैं, तो फर्स्ट वाले पार्ट में कि 5 ईयर प्लान्स वगैरह कैसे लागू हुए थे और हमारी इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी क्यों चुनी गई। मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी के बदले मतलब हम लोगों ने क्यों मिक्स्ड इकोनॉमी का जो है वो पाथ चुना, उसके बारे में हमने वहाँ डिस्कस करा था फर्स्ट वाले पार्ट में। सेकेंड वाले में अगर देखा जाए, सेकेंड पार्ट में हमने डिस्कस करा था एग्रीकल्चर के बारे में, है कि नहीं, कि एग्रीकल्चर में और एक ग्रीन रेवोल्यूशन जो आया था, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन जिसकी वजह से हमारे देश में प्रोडक्टिविटी बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा और जिसकी वजह से खाने पीने की दिक्कत नहीं हुई और सेल्फ सफिशिएंसी के ऊपर भी हम लोगों ने इस पर ध्यान दिया था। तो आज थर्ड पार्ट में क्या होगा कि जितने भी सेक्टर्स हैं, खास करके जो इंडस्ट्री है और जो ट्रेड है, उनमें किस तरीके से हम लोगों ने डेवलपमेंट करी, उनको एक तरीके से यहाँ पर देखकर चलेंगे, ठीक है, शानदार तरीके से और मजे से पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को और भी अच्छे तरीके से समझ में आए। ये हमारा एक तरीके से कोशिश रहता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहला टॉपिक कौन सा है इसके आगे? इंडस्ट्री के बारे में। किसके बारे में भाई? इंडस्ट्री के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्री? क्योंकि अगर आप थोड़ा सा इसके पहले हिस्टोरिकली देखो तो 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो वहां पर अगर देखा जाए तो जनरली जो हमारे देश का इंडस्ट्री सेक्टर है वो बर्बाद कर दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। क्यों भाई, कैसे भाई? तो जनरली वो क्या करते थे, हमारे देश से कच्चा माल लेके विदेश चले जाते थे, इंग्लैंड चले जाते थे और एक तरीके से वहां पर सामान बनाकर वो हमारे देश में आके बेचते थे। तो सिंपल सा अगर लॉजिकल देखा जाए तो हमारे देश के पूरे रॉ मटेरियल को, जो कि इंडस्ट्री को चलाता है, वही एक तरीके से वो अपने देश ले जाते थे, जिसकी वजह से हमारे देश में इंडस्ट्री ना तो सेटअप हो पाया और ना ही एक तरीके से आगे बढ़ पाया इंडस्ट्री, ठीक है। और चूंकि इसके पहले भी अगर आपने देखा होगा तो मैंने कुछ बताया था कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया गया था, है कि नहीं, हैंडीक्राफ्ट, अगर आपने थोड़ा सा पीछे वाले वीडियो को देखा होगा तो, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि नहीं, ये क्योंकि हम लोग इंडस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं 1950 से लेकर 1990 के बीच में, कि हमारी इंडस्ट्री किस तरीके से पाथ पर आई, ठीक है। जब हम लोगों ने प्लानिंग करना स्टार्ट करा, जब हम लोगों ने सही तरीके से प्लान किया और प्लानिंग कर कर आगे बढ़ने की कोशिश हमने करी। अब यहाँ पे देखो क्या पहला बोला गया, सस्टेन्ड अ जीडीपी ग्रोथ इज पॉसिबल ओनली व्हेन द एपिसेंटर लाइज। एपिसेंटर का मतलब कि कोई भी इकोनॉमी तब ग्रो करती है जब उस देश का जो है इंडस्ट्री सेक्टर अच्छा परफॉर्म करता है। अगर इंडस्ट्री, क्योंकि अगर देखो 3 सेक्टर होता है, एक होता है प्राइमरी सेक्टर, होता है ना, एक होता है सेकेंडरी सेक्टर और एक होता है टर्सरी सेक्टर। ये क्या होता है भाई? एक होता है टर्सरी सेक्टर। अगर तीनों को देखा जाए तो प्राइमरी सेक्टर जो होता है, अगर प्राइमरी सेक्टर में रॉ मटेरियल्स वगैरह, एग्रीकल्चर्स वगैरह होते हैं, ठीक है। दूसरा है अगर बोला जाए प्राइमरी सेक्टर के बाद सेकेंडरी सेक्टर है ना, सेकेंडरी सेक्टर है। और सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है? इंडस्ट्री वगैरह आता है, ठीक है, इंडस्ट्री वगैरह आता है। और टर्सरी सेक्टर में क्या आता है? सर्विस वाला। तो ये एक तरीके से अगर देखा जाए, सर्विस सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर को जो जोड़ने का काम करता है वो कौन करता है? तो ये एक तरीके से इंडस्ट्री जोड़ने का काम करता है। तो अगर किसी भी देश में अगर इंडस्ट्रियल पॉलिसी सही नहीं है या इंडस्ट्री सही से नहीं बढ़ रही है तो उस देश में जो है ग्रोथ होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, समझ में आया? क्लियर? यहाँ पर इंडस्ट्री प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। इंडस्ट्री क्या प्रोवाइड करती है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है दैट आर स्टेबल, जो कि एक स्टेबल है इन कंपेयर टू दोज इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। अगर दो चीज में चुना जाए कि एग्रीकल्चर सेक्टर और एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा इंडस्ट्री सेक्टर, तो दोनों में अगर देखा जाए तो ज्यादा स्टेबल जॉब कहाँ पर है? तो ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ जॉब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? स्टेबिलिटी ऑफ जॉब।
क्लियर। एग्रीकल्चर में चूंकि आप मौसम के ऊपर ज्यादा निर्भर रहते हैं, बारिश हुई तो अच्छी खेती होगा, क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटी आज भी हमारे देश में अच्छे नहीं है, तो उनको एक बार देख के चल सकते हैं। तो उस वक्त हम लोग फोकस किए। तो सिंस द कॉलोनियल रूल, अगर कॉलोनियल रूल के हिसाब से लेफ्ट बिहाइंड द डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हमारे देश में बर्बाद कर दिया गया था, और जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री बहुत कम ही उपलब्ध थे हमारे देश में, ठीक है। जो कि अब लार्ज इंडस्ट्री थे भी तो किसमें थे भाई, कुछ कॉटन इंडस्ट्री थे और कुछ जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री थे। लेकिन द प्लानर जो 5 ईयर प्लान हमारे देश में बना है, 5 ईयर प्लान, उसने क्या कि हाई प्रायोरिटी दिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को। किसको दिया? इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट है उसको हाई प्रायोरिटी दिया गया, किसके थ्रू? 5 ईयर प्लान्स के थ्रू। जो हर एक 5 साल में जो 5 ईयर प्लान्स लाए गए थे हमारे देश में 1951 के बाद से, तो उसमें प्लानर ने किस पर फोकस करा? एग्रीकल्चर पर ज्यादा फोकस करके चला। तो बस इतना जानना है आपको, इसमें इससे ज्यादा नहीं जानना है। अब समझो थोड़ा सा यहाँ पर क्या है भाई, अब 2 सेक्टर था, ठीक है। इंडस्ट्री को डेवलप जब करने के बारे में बात किया गया, तो यहाँ पर 2 सेक्टर के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा सोचा गया, समझा गया, ठीक है। अब यहाँ पर समझो कि 2 सेक्टर, एक तो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि हमारा इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी था, तो वहां पर क्या बोला गया था गवर्नमेंट के बारे, गवर्नमेंट ने क्या बोला था कि हम लोग प्राइवेट सेक्टर को और पब्लिक सेक्टर को दोनों को साथ में लेकर चलेंगे, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर इन एन इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, क्या था इनका रोल, वो देखो। अब यहाँ पर देखो, along with the need to develop the industry, the epicenter of growth, the planner of and politician also realized that process of industrialization could not be left behind, कि हम लोगों को इंडस्ट्रियलाइजेशन साथ में साथ करते रहना पड़ेगा। मतलब जो भी मार्केट का डिमांड एंड सप्लाई है, जो भी मार्केट का क्या है डिमांड है और जो सप्लाई है वो सही तरीके से हो, ये एक तरीके से जो जितने भी पॉलिटिशियन है, जितने भी प्लानर है, उनको मेक श्योर करना होगा कि हमारे देश में एक तरीके से डिमांड और सप्लाई की कमी ना हो, और एक तरीके से सेल्फ सफिशिएंसी जो हमने सोचा था, आत्मनिर्भर के बारे में सोचा था कि हम लोग विदेश के ऊपर खाने पीने की चीजों पर निर्भर नहीं रहेंगे, तो अब एक तरीके से इंडस्ट्री का भी जोर हम लोग को लगाना चाहिए, ताकि हमारे देश में ही खाना वगैरह जो है वो बन सके, ठीक है। तो ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ बोला कि ऑल्सो इट कुड नॉट लेफ्ट द विजडम ऑफ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर, और ये भी था कि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को साथ में नहीं, साथ में लेकर चलना है, उन लोग को अकेले नहीं छोड़ना है। तो अगर इंडियन इकोनॉमी देखा जाए तो 2 सेक्टर में बांटा गया, पब्लिक सेक्टर में बांटा गया, पब्लिक सेक्टर, एक प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर जिसको कौन रन करता है? गवर्नमेंट, रन बाय गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? रन बाय गवर्नमेंट। अब प्राइवेट सेक्टर रन बाय एन इंडिविजुअल्स, रन बाय एन इंडिविजुअल्स, ठीक है, रन बाय एन इंडिविजुअल्स। क्लियर हो गया? तो रन बाय एन इंडिविजुअल्स। तो पब्लिक सेक्टर में क्या क्या आ गया? रेलवे, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर पावर, जो न्यूक्लियर पावर जितने भी हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, ठीक है, नेशनलाइज्ड बैंक्स, स्टैट्यूटरी ऑफिसेस, ठीक है, कंपनीज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। मतलब ये सब सारे जो थे वो एक तरीके से गवर्नमेंट रन कर रहे थे। खास करके रेलवे हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गया, नेशनलाइज्ड बैंक हो गया, जैसे कि आपको एसबीआई देखने को मिलेगा, एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, है कि? तो ये सब सारे जितने भी बैंक थे जिनको नेशनलाइज किया गया, वो एक तरीके से गवर्नमेंट रन करके चल रहे थे। और प्राइवेट सेक्टर में क्या किया गया कि मल्टीनेशनल कंपनीज, इंडस्ट्रीज, प्राइवेट बैंक जितने भी हैं, आईटी सेक्टर्स और आईटीईएस और पार्टनरशिप जितने भी कंपनीज हैं, वो एक तरीके से इंडिविजुअली रन करने का मौका जो है दिया जा रहा था। और जनरली क्या है, पब्लिक सेक्टर किस पर फोकस करती है? वेलफेयर के ऊपर फोकस करती है, और प्राइवेट सेक्टर किसके ऊपर फोकस करती है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर फोकस करती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से क्या किया गया, बांटा गया हमारे देश में अलग अलग पार्ट्स में। ये बात आपको समझकर चलना है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अगर देखा जाए, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट वाज कंसीडर्ड एसेंशियल इन द व्यू ऑफ फैक्टर डिस्कस्ड बिलो। मतलब क्या बोला गया कि देखो, जब हम लोगों ने मिक्स्ड इकोनॉमी चुना था, तो मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या बोला गया था भाई कि प्राइवेट और पब्लिक को साथ में लेकर चलेंगे। क्या चलेंगे? प्राइवेट प्लस पब्लिक को हम साथ में लेकर चलेंगे। लेकिन यहाँ पर ये फोकस किया गया था कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो तो ठीक है भाई, एक लौता चलाएंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो किसके कहने पर, पब्लिक सेक्टर का जो रोल होगा वो प्राइमरी रोल होगा। क्या होगा? प्राइमरी रोल होगा। मतलब ज्यादातर जो रोल होगा वो पब्लिक सेक्टर का होगा, और उसी तरीके से प्राइवेट सेक्टर भी काम करेंगे। ऐसी बात नहीं कि पूरी तरीके से खुली छूट मिल गई। खुली छूट तब मिली 1991 में, जब हमारे देश में क्या हुआ, एलपीजी रिफॉर्म आया, तब एक तरीके से इंडस्ट्री को या फिर प्राइवेट सेक्टर को खुली छूट मिली। क्लियर?
उसके पहले जो था कि पब्लिक सेक्टर प्राइमरी रोल प्ले करेगी और जो प्राइवेट सेक्टर है उसको सेकेंडरी रोल दिया गया। क्या दिया गया? सेकेंडरी रोल दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात जरूर याद रखना है। अगर यहाँ पर देखा जाए फैक्टर नेसेसिटिंग डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट, स्टेट का सीधा सा मतलब होता है पब्लिक सेक्टर, मतलब जो गवर्नमेंट है। ठीक है, गवर्नमेंट का किस तरीके से पार्टिसिपेशन रहेगा इंडस्ट्रियल के डेवलपमेंट में। ठीक है, कि हर एक ऐसा नहीं हो सकता है कि प्राइवेट सेक्टर पूरा मनमानी करे, उसमें प्राइवेट सेक्टर का जो पब्लिक सेक्टर का जो रोल है, जो स्टेट का रोल है, वो भी डेवलपमेंट में देखा गया। तो पहला बोला गया कि ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। तो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन का सीधा सा मतलब ये था कि जो गवर्नमेंट कंपनीज है या फिर गवर्नमेंट जो है वो एक तरीके से ग्रोथ करेगी विद सोशल जस्टिस, मतलब जिससे एक तरीके से जितने भी सारे लोग हैं, चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर है, उन सारे को एक तरीके से डेवलपमेंट करते हुए देखने को मिलेंगे वो सब सारे लोग। क्लियर? लो इंडस्ट्रीमेंट ऑफ इन्वेस्ट, मतलब एक तरीके से इन्वेस्टमेंट पर भी ध्यान देगी और एक तरीके से लैक ऑफ कैपिटल। अब यहाँ पर देखो, एक तो भाई इन्वेस्टमेंट में रसाकसी कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करें कहाँ नहीं करें, मतलब रिस्क टेकिंग एबिलिटी कम था। दूसरी बात कि हमारे गवर्नमेंट के पास पैसे की भी कमी थी, कैपिटल की, जिसके वजह से वो अच्छे तरीके से इन्वेस्ट नहीं कर पाते थे। और जब अच्छे तरीके से इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो एक तरीके से डेवलपमेंट कैसे होगा भाई, है कि नहीं? डेवलपमेंट और जो ग्रोथ के बारे में आपने सोचा है वो एक तरीके से नहीं हो पाएगा। और दूसरी सी बात है कि आप एक तरीके से सोशल जस्टिस के बारे में ज्यादा सोच रहे हो कंपेयर टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट के ऊपर जब तक ध्यान दोगे तो ये सब क्या फैक्टर नेसेसिटीज थे, नेसेसिटिंग डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट्स जिसमें डेवलपमेंट में। लेकिन चूंकि आगे चलकर क्या हुआ कि लैक ऑफ कैपिटल्स वगैरह ज्यादा देखने को मिला, ठीक है, जिसके वजह से वो नहीं हो पाया। और 1956 में क्या किया गया भाई? एक रिफॉर्म किया गया था, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म 1956। अब यहाँ पर डिक्लेरेशन ऑफ लीडिंग रोल ऑफ द स्टेट, अब यहाँ पर ये रोल किया गया था जैसे कि हमने भी बताया कि यहाँ पर कि जो प्राइमरी रोल रहेगा वो किसका रहेगा भाई? गवर्नमेंट का रहेगा प्राइमरी रोल। सारी चीजों में गवर्नमेंट का जो रोल है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर बोला गया इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो रिजोल्यूशन 1956 में क्लियर डिक्लेरेशन था गवर्नमेंट का कि लीडिंग रोल द गवर्नमेंट इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस में गवर्नमेंट जो होगा वो लीडिंग रोल। और देखो कभी भी ना जब गवर्नमेंट की पार्टिसिपेशन किसी भी बिजनेस एक्टिविटीज में ज्यादा होती है तो एक तरीके से आपको करप्शन भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो वो भी चीज था भाई, तो वो चीज समझ के चलना है। तो दिस रिजोल्यूशन लेड द रोड मैप ऑफ सेकंड 5 ईयर प्लान, और इसके तहत सेकंड 5 ईयर प्लान में, क्योंकि 1951 से 1956 फर्स्ट 5 ईयर प्लान था और 1956 से 1961 सेकंड 5 ईयर प्लान था। ये क्या था भाई हमारा? सेकंड 5 ईयर प्लान। और सेकंड 5 ईयर प्लान के शुरुआत में, क्योंकि फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, उसमें किस पर फोकस किया गया था? एग्रीकल्चर एक्टिविटीज पर फोकस किया गया था कि एग्रीकल्चर को किस तरीके से बढ़ाया जाए। लेकिन जो सेकंड 5 ईयर प्लान था 1956 से 1961, वहां पर इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो रेगुलेशन किया गया और सरकार का ये फोकस था कि ग्रोथ कैसे करें विद सोशल जस्टिस, कि सबका न्याय हो भाई, सबको साथ में लेकर किस तरीके से ग्रोथ को हम लोग लेके चले। तो फॉलोइंग देयर थे प्रिंसिपल एलिमेंट्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, और जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन लिया गया उसके 3 एलिमेंट, एक तो बोला गया 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री को 3 अलग अलग पार्ट में बांटा गया भाई कि 3 टाइप के आपको इंडस्ट्री देखने को मिलेगी। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग खत्म किया गया भाई, लाइसेंसिंग दिया गया लेकिन उसके तहत जो है वो कि बड़े बड़े जो कंपनीज थे वो अब दबदबा नहीं बना सकते थे, मतलब इस पर भी काम किया गया। और इंडस्ट्रियल जो क्या बोला गया? कंसेशंस, क्या किया गया? इंडस्ट्री को कंसेशन दिया गया, जिसको आज हम लोग बोलते हैं कि भाई सब्सिडी देते हैं, ठीक है, छूट दिया गया ताकि जो है वो इंडस्ट्री और भी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाए। ठीक है, तो ये 3 एलिमेंट याद रखिएगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 में। अब यहाँ दिखाया जाए सबसे पहले कि 3 फोल्ड में क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री को 3 पार्ट में बांटा गया, किसके तहत? आईपीआर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 के तहत। कितने? 3 पार्ट्स में बांटे गए। बच्चों अब अच्छे से देखना है तुमको, क्या देखना है ये देखिए कि 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री में पहला दोज व्हिच वुड एस्टैब्लिश एंड डेवलप एक्सक्लूसिवली एज अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, कि वैसे कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो कि सिर्फ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस रहेंगे। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का मतलब जिसको कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, जिसमें पूरा कंट्रोल बाय किसके द्वारा किया जाएगा? गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। तो पहली ऐसी इंडस्ट्री का लिस्ट किया गया जिसमें बोला गया
गवर्नमेंट के द्वारा। तो उसमें क्या बोला गया कि एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस, रेलवे, ये सब सारे, ये नेशनलाइज्ड बैंक जो हैं, ठीक है, नेशनलाइज्ड बैंक है, वो सब सारे क्या है, एक तरीके से पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के दायरे में रहेंगे। दूसरा बोला गया दोज विच कुड बी एस्टैब्लिश, जो एस्टैब्लिश किया जाएगा बोथ एज अ प्राइवेट एंड अ पब्लिक सेक्टर, कि जहां पर पब्लिक और प्राइवेट क्या होगा, पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे। एक तो वैसा सेक्टर था जहां पर पब्लिक का दबदबा, दूसरा का, एक पब्लिक का मतलब सरकार का दबदबा, दूसरा कि पब्लिक और प्राइवेट किस तरीके से साथ में लेके चले। हाउएवर अगर देखा जाए प्राइवेट सेक्टर वाज अ प्ले ओनली अ सेकेंडरी रोल, और यहाँ पर जो पब्लिक सेक्टर है वो प्राइमरी रोल, और जो एक तरीके से प्राइवेट सेक्टर है वो सेकेंडरी रोल प्ले करके चलेगा। और यहाँ देखो प्राइमरी इन द पब्लिक सेक्टर, इसमें कौन कौन से इंडस्ट्री थे भाई, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री, तो ये सब सारे एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इंटरप्राइजेस के, जो इन दोनों की दोनों में बच गए। मतलब जो एक तरीके से पब्लिक हो गया और पब्लिक और प्राइवेट हो गया, इन तीनों के अलावा या इन दोनों जो कैटेगरी के अलावा जो भी इंडस्ट्री बच गया वो ऑल दिस इंडस्ट्री वर लेफ्ट इन द प्राइवेट सेक्टर। उसके अलावा जितने भी इंडस्ट्री है वो प्राइवेट सेक्टर में काम करेंगे। लेकिन दस आईपीएल 1956 क्लियरली इंप्लाइज दैट स्टेट वाज अ स्पीयर हेड, मतलब जो स्टेट होगा, जो गवर्नमेंट होगा, वो एक तरीके से क्या करेगी, स्पॉन्सर करके चलेगी द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि जहां पर मेन रोल सरकार प्ले करेगी। तो अब देखो जब सरकार बिजनेस करने लगे ना तो एक तरीके से दिक्कत होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि सरकार वेलफेयर एक्टिविटीज ही करे वो ज्यादा बेहतर है कि नहीं, तो इसीलिए धीरे धीरे करके खत्म किया गया। क्लियर। दूसरा बोला गया इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, तो क्या बोला गया कि इंडस्ट्रीज इन द प्राइवेट सेक्टर कुड बी एस्टैब्लिश्ड ओनली थ्रू अ लाइसेंस। क्या बोला गया कि जिन प्राइवेट सेक्टर्स को एक तरीके से क्या एस्टैब्लिश करना है उनको लाइसेंस लेने की जरूरत है, और आगे चलकर यही लाइसेंस वाला जो सिस्टम है वो खत्म हो गया। ठीक है, वो क्या करने लगा, छोटे छोटे इंडस्ट्री को एक तरीके से पनपने नहीं दिया जाता था, और जिसके वजह से क्या होता था कि छोटे इंडस्ट्री अगर इकोनॉमी में नहीं परफॉर्म करेंगे तो बड़े बड़े इंडस्ट्री जो होंगे वो एक तरीके से अपनी मनमानी कर सकते हैं। तो ये बात हुआ। द बेसिक आइडिया ऑफ लाइसेंसिंग पॉलिसी वाज टू इंकरेज द इंडस्ट्री in a backward regions of the country and this was to promote a regional equality। और इसमें ये बोला गया कि भाई लाइसेंसिंग जो होगा वो हम लोग छोटे बड़े सारे बिजनेसेस को देंगे, अब गवर्नमेंट कंट्रोल करके चलेगी। पहले जो मल्टीनेशनल कंपनीज को कंट्रोल करके चलती थी वो एक तरीके से नहीं होगा। ठीक है। तीसरा बोला गया इंडस्ट्रियल कंसेशंस, प्राइवेट सेक्टर वाज ऑफर्ड मेनी टाइप्स ऑफ, प्राइवेट सेक्टर को ऑफर किया गया, ठीक है, कंसेशन, ताकि वो छूट दिया गया ताकि वो जो है एक तरीके से जो भी बैकवर्ड रीजन है वहां पर एक तरीके से क्या कर पाए, वो जाकर इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश कर पाए उसके लिए। ठीक है, याद रखिएगा। टैक्स हॉलिडे दिया गया, फ्रीडम फ्रॉम द पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर सम टाइम्स, कभी कभी टैक्स ना दो भाई चलेगा। सब्सिडीज इन द पावर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में जो है वो छूट दिया गया कि चलो ठीक है भाई, ताकि एक तरीके से हमारे देश में प्रोडक्शन तो हो, हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो हो। तो ये सब सारी चीजें वहां पर की गई थी जिसको आप समझ कर चल सकते हैं। ठीक है। लाइक द पॉलिसी ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, द इंडस्ट्रियल कंसेशंस वर एक्सपेक्टेड टू प्रमोट अ रीजनल इक्वालिटी, और इसीलिए कर रहा था ताकि वो रीजनल की इक्वालिटी, क्योंकि इसके पहले जो लाइसेंसिंग राज को खत्म किया गया था उसमें जब 1947 वाले पीरियड में मैंने देखा बताया था कि लाइसेंसिंग राज एक तरीके से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट चल गया था किसमें, हमारे इकोनॉमी के ऊपर। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है। अब अगर देखा जाए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में 2 मेजर डायमेंशन थे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के तहत उस पर फोकस किया गया। पहला बोला गया ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री, जो कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, ताकि एक क्या किया सके, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए, इसको डायरेक्टली याद रखना, टू जनरेट द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। और यहाँ पर ग्रोथ ऑफ अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री टू जनरेट द अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ताकि एक तरीके से इक्वालिटी हो पाए, प्रमोट इक्वालिटी हो पाए, और एक सोशल जस्टिस को क्रिएट कर पाए, और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट को जनरेशन हो पाए। मतलब एम्प्लॉयमेंट, तो लोगों को यहाँ से वहाँ जाने की जरूरत ना पड़े, जहाँ पर है, जिस क्षेत्र में है, जिस रीजन में है, वहीं पर उनको एक तरीके से नौकरी मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ तक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बहुत मेजरली रोल प्ले किया है, खास करके हमारे देश में इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, अब देखो रोल और सिग्निफिकेंस क्या था इसका। अब यहाँ पर अगर रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ यहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ठीक है, तो याद रखना स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का रोल कितना बड़ा था वो पता चलता है आपको 1955 में। और रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल फॉर प्रमोटिंग द
रूरल डेवलपमेंट वाज अंडरलाइन, इसके द्वारा अंडरलाइन किसके द्वारा किया जाता है, कार्बे कमेटी। तो अगर बोला जाएगा कार्बे कमेटी किससे रिलेटेड है भाई, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से रिलेटेड है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन 1955, किसको विलेज और एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ताकि वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ज्यादातर विलेजेस में ही खोल रहे थे ताकि विलेज के लोगों को एक तरीके से प्रमोट किया जा सके। अगर देखा जाए क्या क्या सिग्निफिकेंस है, 3 प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब 3 गुण अगर देखा जाए क्या है, पहला कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो लेबर इंटेंसिव होता है और जिसकी वजह से जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी सही तरीके से मिल पाता है, नौकरी भी मिल पाता है। दूसरा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी होता है, आराम से एक जगह दूसरी जगह उसको शिफ्ट किया जा सकता है, इसी वजह से वो इक्वालिटी ओरिएंटेड है और आराम से एक रीजन से दूसरे रीजन तक उसमें लोग जा आ सकते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नीड अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट, और पैसों की जरूरत भी कम थी इसमें भाई, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में बहुत कम पैसों में इंडस्ट्री आ जाती है। देयरफॉर इक्विटी ओरिएंटेड, देखो इक्वालिटी और इक्विटी दोनों इंपॉर्टेंट है, रेफर्स टू इक्वालिटी अक्रॉस द डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ताकि एक तरीके से इक्वालिटी जनरेट हो पाए। अब वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने मतलब अभी भी कर रहा है। अभी तो अगर देखा जाए एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, जो कि आपको समझकर चलना है। क्लियर? आगे आगे देखो भाई, ट्रेड, अब हमारा क्या हो गया, इंडस्ट्री खत्म हो गया, एग्रीकल्चर भी खत्म हो गया था, इंडस्ट्री भी खत्म हो गया, ठीक है। अब आते हैं ट्रेड के बारे में, तो ट्रेड के बारे में समझते हैं। 1 मिनट देखिए ट्रेड के बारे में। देखो तो इंडस्ट्री देखो बहुत डिटेल में हमने पढ़ा है इंडस्ट्री। अब देखते हैं तो ट्रेड के बारे में। अब अगर देखा जाए हमारे देश में जो ब्रिटिश आने से पहले बहुत अच्छे ट्रेड हम लोग करते थे, लेकिन ट्रेड में बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हुए थे, लेकिन ब्रिटिश आने के बाद हमारा जो ट्रेड है वो खत्म हो गया। सुएज कैनाल का नाम सुना होगा आपने, सुएज कैनाल, जिसके थ्रू जो है ब्रिटिश जो है उसको आसानी हुआ अपने माल को ले जाने के लिए, ठीक है, कहाँ से, इंडिया से इंग्लैंड, और वहां पर बहुत फायदेमंद रहा वो, खास करके कौन, जो इंग्लैंड था। फिर अब यहाँ पर अगर देखा जाए ट्रेड स्ट्रैटेजी क्या था, एक तो स्ट्रैटेजी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, कि हम लोग भाई एक तरीके से क्या करेंगे, इंपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है, मतलब बाहर से जो सामान, इंपोर्ट का मतलब क्या हो, बाहर से जो सामान आएगा वो हम लोग एक तरीके से नहीं लाएंगे, ठीक है। दूसरी बात, अगर देखा जाए इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी, इनवर्ड लुकिंग मतलब हम लोग अपने आप के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है, इनवर्ड मतलब अपने कंट्री, अपने इकोनॉमी के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। दूसरे में एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम लोग बाद में देखेंगे जब हम लोग कुछ डेवलपमेंट कर जाए, ठीक है। तो अगर देखा जाए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस, मतलब इंडिया अडॉप्टेड द स्ट्रेटजी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1950 से 1990। तो 1950 से लेकर 1990 पर हम लोगों ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को फोकस करा, जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, इनवर्ड लुकिंग। क्या दिया भाई, इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी। क्या दिया, इनवर्ड लुकिंग। क्या बोला गया, इनवर्ड लुकिंग जो है ट्रेड स्ट्रेटजी। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है, पॉलिसी रिलायंस ऑन द इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, जहां पर हम लोग इंपोर्ट क्या है एक तरीके से कम कर रहे हैं, ठीक है, इंपोर्ट एक तरीके से कम कर रहे हैं और एक्सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं, मतलब एक्सपोर्ट भी हम लोग नहीं कर रहे हैं, और एक तरीके से क्या कर रहे हैं, एंड प्रोटेक्शन ऑफ द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, जिसके वजह से क्या हो रहा है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को हम लोग प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, डोमेस्टिक की हम लोग अपने इंडस्ट्री के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे थ्रू द इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस एंड इंपोर्ट ड्यूटीज इन द एरिया ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। कि हमने क्या करा, बाहर से जो भी माल अगर कोई हमारे देश में इंपोर्ट आ रहा है उसमें टैक्स बढ़ा दे रहे हैं, टैक्स एंड टेरिफ जो होगा वो हम लोग बढ़ा दे रहे हैं। तो टैक्स एंड टेरिफ जब बढ़ जाता है, जैसे मान लो कोई 50 रुपया का माल है, तो अगर वो टैक्स वगैरह लग गया, मान लो 50 रुपया का टैक्स लगा दिया, तो वो सामान हमारे देश में कितना, 100 रुपये में, तो उस सामान को लोग नहीं खरीदेंगे। और हमारे देश में अगर वही सामान 90 रुपये में मिल रहा है तो हमारे देश में सामान खरीदेंगे भाई लोग। तो ये चीज किया गया था वहां पर ट्रेड में, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया था, ठीक है। अब अगर देखा जाए इंडिया का क्या ग्रोथ स्ट्रेटेजी था ड्यूरिंग द 1990s, 1950 टू 1990s, ठीक है, अगर देखा जाए, ठीक है। तो जनरली देखो क्या क्या, देखो फटाफट, क्योंकि ये सब पढ़ रखे हैं, ठीक है। इंडिया ने अडॉप्ट क्या करा, मिक्स्ड इकोनॉमी, और 5 ईयर प्लान पर क्या करा, ओवरऑल ग्रोथ को एक मॉडल बनाया। देखो पहला
दूसरा है पब्लिक सेक्टर को सेंट्रल रोल प्ले किया गया भाई। पब्लिक सेक्टर मतलब सरकार जो है वो प्राइमरी रोल प्ले करेगी किसमें, प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये हमारा स्ट्रैटेजी था भाई, ठीक है। यहाँ याद करना बहुत जरूरी है। थर्ड क्या है, प्राइवेट इंटरप्राइजेस विल प्ले ओनली अ सेकेंडरी रोल। प्राइवेट इंटरप्राइजेस क्या करेगी, सेकेंडरी रोल प्ले करेगी, ठीक है, याद करना। और इनको परमिट दिया जाएगा लाइसेंस राज के तहत, एंड प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन दैट टू अंडर अ परमिट लाइसेंस राज, ठीक है। फोर्थ में बोला गया प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन फोकस्ड ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का फोकस था वो किसका था, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर था। पांचवा अगर देखा जाए, डोमेस्टिक इंडस्ट्री वाज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन, और डोमेस्टिक इंडस्ट्री को किस पर प्रोटेक्ट किया जा रहा था, फॉरेन मतलब कंपटीशन के तहत, ठीक है। अगर देखा जाए प्रोटेक्शन ऑफर्ड, प्रोटेक्शन किसके द्वारा ऑफर किया जाता, थ्रू डोमेस्टिक को। हेवी ड्यूटी ऑफ इंपोर्ट जो बाहर से हम सामान मंगा रहे हैं उस पर जो टैक्स है वो हम लोग बढ़ा देते थे, ठीक है। इसकी वजह से इंपोर्ट कोटास को किन किन चीजों को आप इंपोर्ट कर सकते हैं उनको फिक्स कर दिया गया। और इसके बाद देखो 56 large scale industry was to be developed through the view of building the infrastructural base, और लार्ज स्केल इंडस्ट्री को भी बढ़ावा दिया गया था, आयरन वगैरह, आयरन इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, ताकि हमारे देश में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो पाए। और लास्टली क्या, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को भी डेवलप किया गया ताकि हम जो एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली है, इक्विटी को जो है या इक्वालिटी को है उसको हम लोग एक तरीके से बढ़ा पाए, ठीक है। तो आई होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ये इंडियाज ग्रोथ स्ट्रेटेजी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1950 से 1990, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है जो कि आपको समझ में आना चाहिए, डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। आगे देखा जाए क्या प्रोज एंड कॉन्स था। अब गुड इफेक्ट भी था भाई 1950 और 1990 के बीच में, और कुछ बैड इफेक्ट भी था। तो गुड इफेक्ट क्या क्या था वो देखते हैं। अब देखो यहाँ पर गुड इफेक्ट क्या था भाई, पहला कि इकोनॉमी का ग्रोथ हुआ हमारा, है कि नहीं, इकोनॉमी हमारा ग्रोथ हुआ। ग्रीन रेवोल्यूशन उसमें एक मेजर रोल प्ले किया, जिसके तहत हमारे देश में खाने पीने की दिक्कत की कमी नहीं हुई। और इसके तहत देखो बोला गया कि जो हमारा था कि डिस्पाइट द मैसिव इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर आउटपुट द प्रोपोर्शन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन जीडीपी, कि जो जीडीपी में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो रोल था वो एक तरीके से कहा 13% था 1951 में। मतलब अगर 100 रुपया हमारा देश कमा रहा था उसमें 13 रुपया इंडस्ट्री से आ रहा था, ठीक है। उसको कितना कर दिया गया, कुछ देखो 1991 तक 24% कर दिया गया, जो कि एक तरीके से बहुत बड़ा एक शिफ्ट था और साइन ऑफ ग्रोथ था, खास करके स्ट्रक्चरल चेंज की वजह से, क्लियर। और यहाँ पर अगर बोला जाए इंडस्ट्रियल जो आउटपुट था उसमें भी बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई, 6% एनुअल इंक्रीज, 6% हर साल हमारे देश में इंडस्ट्री का प्रोडक्शन बढ़ रहा था। इंडियन इंडस्ट्री वाज नो लॉन्गर कन्फाइंड मेनली टू द कॉटन एंड जूट, क्योंकि पहले क्या था हमारी इंडस्ट्री कॉटन और जूट इंडस्ट्री में ही इन्वॉल्व थी। अब क्या हो गया, एक तरीके से हमारे देश में बहुत सारे डाइवर्स जो है एक तरीके कॉटन मतलब आयरन इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, बहुत सारे इंडस्ट्री जो है वो हमारे देश में आने लगे थे इस वक्त, ठीक है। फिर तीसरा, देयर वाज अ मार्क्ड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, और इंडस्ट्री सेक्टर को डाइवर्सिफाई भी मिला थोड़ा सा। ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री जैसे राउरकेला, भिलाई स्टील प्लांट, ठीक है, प्रोजेक्टेड द इंफ्रास्ट्रक्चरल शिफ्ट इन द इंडियन इकोनॉमी। और लास्टली क्या है, ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो ये सब आप देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया कि ये एक तरीके से आपको गुड इफेक्ट है किसका, किसका 1950 से लेकर 1990 के बीच में। तो शानदार तरीके से आप समझ सकते हैं इसको, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं देखने को मिलेगा। देखिए थोड़ा सा बैड इफेक्ट। अब देखो हर एक चीज का दो पहलू होता है, एक बैड इफेक्ट, एक गुड इफेक्ट। अब यहाँ पर अगर बैड इफेक्ट देखा जाए, इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द प्लानर रियलाइज द एक्सेसिव डोमिनेंस, ये प्लानर ने देखा कि भाई जो पब्लिक सेक्टर का डोमिनेंस है या जो इन्वॉल्वमेंट है वो इकोनॉमी में ज्यादा हो रहा है। मतलब जो पब्लिक सेक्टर है हर एक चीज में घुस रहे हैं, जिसकी वजह से करप्शन वगैरह ज्यादा हो रहा है। तो ये चीज देखा गया कि एक्सेसिव डोमिनेंस एग्रीकल्चर, क्योंकि आपने देखा कि शुरुआत में पढ़ाया भी कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है और जो इंडस्ट्री सेक्टर वो तो बढ़ा ही बढ़ा, लेकिन इन सब सारे सेक्टर में ज्यादा रोल किसका था भाई, गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट बहुत ज्यादा रोल प्ले करके चल रहे थे। प्राइमरी रोल, सेकेंडरी रोल जो है वो एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा जो इंडस्ट्री थे वो करके चल रहे थे। तीसरा में देखा जाए पब्लिक सेक्टर मोनोपोलीज ग्रेजुअली टर्न आउट अ डेड सोशल बेड, और पब्लिक जो सेक्टर है उसकी मोनोपोली की वजह से जब आप सिर्फ वेलफेयर एक्टिविटीज लोगे, कमाने की कोशिश नहीं करोगे, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आप कर्जे में फंसते चले जाओगे, जो कि हुआ भी, ठीक है। करप्शन भी, लीकेज भी और पिलफरेज इमर्ज एज ए प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स,
यहाँ पर देख सकते हैं। थर्ड, इट नीड टू बी ऑब्टेन्ड अ लाइसेंस फॉर ओपनिंग द न्यू फर्म्स और एक्सपैंडिंग द एग्जिस्टिंग फर्म वाज मिसयूज्ड बाय द बिग इंडस्ट्रियल। जैसे कि मैंने बोला कि नई नई इंडस्ट्री को खोलने के लिए कभी कभी मिसयूज भी किया जाता था। ठीक है, किसके द्वारा मिसयूज किया जाता था? बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज एमएनसीज के द्वारा। ठीक है। फोर्थ बोला गया प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री स्टिमुलेट्स इट्स ग्रोथ। ठीक है, ये तो बात मानते हैं कि भाई चलो आपने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करा, टैक्स बढ़ा दिया, इंपोर्ट टैक्स बढ़ा दिया, जिसकी वजह से आपकी इंडस्ट्री तो बढ़ गई लेकिन वो कंपटीशन के लायक नहीं बचा। तो इसकी वजह से क्या हो गया? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और प्रोडक्ट क्वालिटी को हम लोगों ने मेंटेन नहीं कर पाए। सेविंग द फॉरेन एक्सचेंज थ्रू द इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन रादर देन जनरेटिंग थ्रू एक्सपोर्ट प्रमोशन। तो यहाँ पर हम लोग जो है एक तरीके से इंपोर्ट कम करके हम लोगों ने वो तो करा, लेकिन जो है हमारे देश में जो फॉरेन करेंसी है उसका जो स्ट्रैटेजी है वो सही तरीके से हम लोगों ने इस्तेमाल नहीं करा। आप कोई सॉल्यूशन नहीं होता है कि बाहर से आप इंपोर्ट एक तरीके से ना करो, आप एक्सपोर्ट को बढ़ावा देकर एक तरीके से फॉरेन करेंसी को ज्यादा ला सकते थे। तो ये सब सारे क्या है, एक तरीके से आपको बैड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप सो आपका जो पूरा चैप्टर होगा, देखो एक तो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस 1947 में इंडियन इकोनॉमी कैसी थी ये हमने पढ़ लिया भाई। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, क्लियर। फिर 1950 से लेकर 1990 तक हमारी इकोनॉमी कैसी थी, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री पार्ट में कंप्लीट हो गया भाई हमारा, इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, शानदार तरीके से टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको पीडीएफ वगैरह भी मिल जाता है रेगुलर बेसिस पर, आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो होगा हमारा इसका वो थर्ड चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे इसी के आगे, जो कि हमारा होगा इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। ठीक है, 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई। ठीक है, जिसका बोला गया नाम क्या, एलपीजी रिफॉर्म। ठीक है, याद रखना कौन सी रिफॉर्म थी, एलपीजी रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो आई होप सो आप लोगों को बहुत मजा आया होगा पढ़ने में। और चलो मेरी कोशिश ये रहती है कि भाई एक तरीके से आपको सारी इंफॉर्मेशन दी जाए चैप्टर से रिलेटेड, ताकि आप एग्जाम में या उसके आगे भी उस तरीके का एक पर्सपेक्टिव जनरेट कर पाए। चलिए ठीक है, धन्यवाद वेरी मच और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।